Hello everyone, my name is Pradeep and I'm your enrollment agent mentor for the day. मैंने देखा कि इंडिया में बहुत सारे एनरोलमेंट एजेंट कोर्सेज चल रहे हैं जो pretty मच एक्सपेंसिव होते हैं। एनरोलमेंट एजेंट बेसिकली यूएस के अंदर जो टैक्स कंसल्टेंट होते हैं उनको उनके लिए मैंडेटरी है कि वो आइदर वो सीपी हो या फिर एनरोलमेंट एजेंट का कोर्स कर रहे हैं। अगर उनके पास एनरोलमेंट एजेंट की डिग्री है तो देन दे आर एलिजिबल टू फाइल देयर टैक्सेस। एनरोलमेंट एजेंट को कंप्लीट करने के लिए बेसिकली हमको तीन मेजर पार्ट्स को क्लियर करना होता है। फर्स्ट पार्ट है इंडिविजुअल, सेकंड है बिजनेस, थर्ड है रिप्रेजेंटेशन प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस। इंडिविजुअल्स के केस में हमको जो मॉड्यूल है उसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है प्रिलिमिनरी वर्क टू प्रिपेयर टैक्स रिटर्न। टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए जो पहला काम हमको करना होता है वो उसके अंदर आता है। अगर हम ओवरव्यू देखें तो उसमें है कि उसका पर्पस क्या है, इससे बहुत सारी एरर्स को अवॉइड किया जा सकता है। सेकंड, इससे हम टैक्स पेयर के डेटा को इकट्ठा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही हम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है प्रायरी रिटर्न। प्रायरी रिटर्न एक्चुअली हमको हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए करंट ईयर के डेटा को, जिससे हमारे मैथमेटिकल एरर्स को रिड्यूस किया जा सकते और सिग्निफिकेंट जो भी चेंजेस होने वाले हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन में जनरली कवर होते हैं टैक्स पेयर की डेट ऑफ बर्थ, उसकी एज, उसका मैरिटल स्टेटस क्या है, वो शादीशुदा है या अनमेरिड है अभी भी, उसका कोई डिपेंडेंट है या नहीं। इन सभी के बेसिस पे हम वेरीफाई कर पाते हैं कि उसकी आइडेंटिटी कि उसकी आइडेंटिटी क्या है। इससे रिलेटेड और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हमको वेरीफाई करना पड़ता है, उसकी स्टेट आईडी, जिसको हम एसएसएन नंबर भी कहते हैं, उसको भी हमको वेरीफाई करना होता है। नेक्स्ट है नेशनलिटी एंड रेजिडेंसी। नेशनलिटी और रेजिडेंसी मीन्स जो भी टैक्स पेयर है वो यूएस का सिटीजन है या नहीं है। इस केस में हम ये चीज़ चेक करते हैं कि कोई भी पर्सन जो यूएस में रह रहा है उसकी नेशनलिटी क्या है, क्या वो यूएस का सिटीजन है या कोई रेजिडेंट एलियन है। रेजिडेंट एलियंस मीन जो यूएस में रहता हो बट पहले वो यूएस में नहीं रहता है, नाउ अब वो यूएस में रहता है काफ़ी टाइम से, दैट इज़ कॉल्ड रेजिडेंट एलियन। लास्ट वन नॉन रेजिडेंट एलियन, जो यूएस का सिटीज़न बिल्कुल भी नहीं है और वो सिर्फ किसी काम की वजह से यूएस में आया है, कुछ टाइम तक काम किया है, वो नॉन रेजिडेंट एलियन कहलाता है। किसी भी एलियन की आइडेंटिटी पता करने के लिए हमको दो टाइप के टेस्ट करने पड़ते हैं। फर्स्ट, ग्रीन कार्ड टेस्ट। अगर उसके पास वो ग्रीन कार्ड होल्डर है तो हमको पता चलता है कि वो रेजिडेंट है या सिटीजन है या एनआरआई है। सेकंड है सब्सटेंशियल प्रेजेंस टेस्ट। हमको ये भी चेक करना होता है अगर ग्रीन कार्ड टेस्ट में वो बंदा फेल हो जाता है, उसके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, तो हम ये चेक करते हैं कि वो उसका सब्सटेंशियल प्रेजेंस है या नहीं। इन दोनों टेस्ट के बारे में हम आगे के चैप्टर्स में जानेंगे। टैक्स पेयर को साथ ही साथ उसका एसएसएन नंबर भी उसके पास होना चाहिए, विच इज़ सोशल सिक्योरिटी नंबर। अगर किसी पर्सन के पास एसएसएन नंबर नहीं है तो उसके पास आई-10 होना चाहिए इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट एलियन। अगर नॉन रेजिडेंट एलियन है या तो उसके केस में उसका आई-10 होना ज़रूरी है। अगर सिटीजन या रेजिडेंट एलियन है तो उसके पास उसका एसएसएन नंबर होगा। अगर वो सिटीजन या रेजिडेंट एलियन नहीं है तो उसको उसका आई-10 प्रोवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ फॉर्म्स हैं जो जिनका आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट है इनकम टैक्स। इसके लिए हम 1040 यूज़ करते हैं, साथ ही साथ शेड्यूल सी भी। इसकी ड्यू डेट होती है 15
डे ऑफ फोर्थ मंथ आफ्टर एंड ऑफ द टैक्स ईयर। जनरली टैक्स ईयर कंप्लीट होने की डेट होती है December 31st। सो इस केस में 15 अप्रैल विल बी अपनी इसकी ड्यू डेट होगी। नेक्स्ट है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टैक्स। इसका शेड्यूल एस सी होता है। ये भी 1040 के साथ फाइल किया जाता है। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड टैक्स। एस्टिमेटेड टैक्स के लिए आपको फॉर्म होता है 1040 ES। ये 15th डे ऑफ फोर्थ, सिक्स और 9 मंथ्स ऑफ टैक्स पेयर को होता है, और 15th डे ऑफ फर्स्ट मंथ आफ्टर द एंड ऑफ द टैक्स ईयर हमको एस्टिमेटेड टैक्स पे करना होता है। नेक्स्ट इज सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर टैक्सेस एंड इनकम टैक्स विथहोल्डिंग। सोशल सिक्योरिटी, मेडिकेयर टैक्सेस और इनकम टैक्स विथहोल्डिंग के लिए को आपको फॉर्म 941 और 944 आपको फाइल करना पड़ता है। ये अप्रैल 30, जुलाई 31, अक्टूबर 31 और जनवरी 31 को इसको फाइल करना ज़रूरी होता है। ये क्वार्टरली बेसिस पे फाइल होता है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल टैक्सेस एंड इनकम टैक्स विथहोल्डिंग। अगर इसमें हम जो भी सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल टैक्सेस और इनकम टैक्स विथहोल्डिंग की जो भी इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए फॉर्म W2 इशू किया जाता है, जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को करता है। फॉर्म W2 और फॉर्म W3 ये दोनों ही फॉर्म सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन को फाइल किए जाते हैं। इनकी ड्यू डेट होती है 31 जनवरी। नेक्स्ट है फेडरल अनएम्प्लॉयमेंट टैक्स विच इज़ फूटा। ये इसका फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 940, और ये 31 जनवरी को इसकी ड्यू डेट होती है। इसके केस में ये 30th अप्रैल, जुलाई 31 और अक्टूबर 31 और साथ ही साथ जनवरी 31 को भी फाइल किया जा सकता है, अगर इसकी अनपेड टैक्स की लाइबिलिटी मोर देन $500 है। अगर $500 से ज़्यादा का अमाउंट है तो उसको क्वार्टरली बेसिस पे इसको फॉर्म 940 को फाइल करना पड़ता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिटर्न्स। ऐसे रिटर्न्स जो इंफॉर्मेशन पर्पज से होते हैं, लाइक W2 वेजेस और टैक्स स्टेटमेंट का होता है। W2G ये सर्टेन गैम्बलिंग फिनिंग्स के लिए होता है। फॉर्म 1099 की पूरी एक सीरीज़ है जिसमें इनकम की बाइफिकेशंस है, लाइक 1099B जो कि प्रोसीड फ्रॉम ब्रोकर एंड बार्टर एक्सचेंज ट्रांजेक्शन के लिए होती है। 1099C कैंसिलेशन ऑफ डेप्ट के लिए। 1099DIV डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है। 1099G सर्टेन गवर्नमेंट पेमेंट्स के लिए होती है। 1099INT इंटरेस्ट इनकम के लिए होती है। 1099K पेमेंट कार्ड थर्ड पार्टी नेटवर्क ट्रांजेक्शन के लिए होती है। 1099 मिसलिनियस इनकम के लिए होती है। 1099NEC नॉन एम्प्लॉय कंपनसेशन के लिए होती है। 1099 OID ओरिजिनल इशू डिस्काउंट के लिए होती है। 1099 PATR टैक्सेबल डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम कोऑपरेटिव से होती है, इसके अगेंस्ट में होती है। इसी तरह 1099S प्रोसीड फ्रॉम रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन। 1099SA डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम HSA, MSA मेडिकेयर एडवांटेज MSA। नेक्स्ट है K1 शेड्यूल। K1 शेड्यूल जब पार्टनरशिप इनकम, किसी की पार्टनरशिप का बिजनेस होता है, उसमें अगर किसी पर्सन का शेयर होता है तो उससे जो इनकम डिडक्शन और क्रेडिट्स प्रोवाइड उस बंदे को मिलती है, तो उसके केस में K1 शेड्यूल हमको मिलता है। ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म 1065 फाइल करती है अपने रिटर्न के लिए, और जो इंडिविजुअल होते हैं उनको K1 इशू करती है। सेम केस अगर कॉरपोरेशन में अगर किसी पर्सन की हिस्सेदारी है तो उस केस में उसको K1 इशू किया जाता है कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट है बिजनेस वर्सेस इंडिविजुअल। हमको देखना होता है कि
इंडिविजुअल किसी भी रिटर्न में कोई बिजनेस की एंटिटी के कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं। अगर ऐसा कभी होता है तो सिर्फ बिजनेस के ही एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलता है, इंडिविजुअल के एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलता है। इंडिविजुअल के डिडक्शन में आते हैं रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर द टैक्स पेयर ऑन बिलिंग, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द इंश्योर्ड, अपकीप ऑफ पर्सनल ऑटोमोबाइल, पर्सनल इंटरेस्ट, पेमेंट ऑफ फूड, क्लोथिंग, डोमेस्टिक एक्सेट्रा। ये सब सभी चीज़ों के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं उनके ऊपर डिडक्शन नहीं मिलता है। बट हाँ, अगर यही चीज़ें बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं तो उनके ऊपर उनको डिडक्शन मिलता है। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो फ्यूचर रिटर्न्स को अफेक्ट करते हैं। लाइक अगर प्रीवियस ईयर में ऐसे कुछ ऐसे आइटम्स थे जो कि आने वाले रिटर्न को अफेक्ट कर रहे हैं, जो करंट ईयर के रिटर्न को अफेक्ट कर रहे हैं, तो उन चीज़ों का उन आइटम्स का भी हमको ध्यान रखना होता है। लाइक गेन एंड लॉस कैरी ओवर्स, चैरिटेबल गिफ्ट कैरी ओवर्स, स्टेट इनकम टैक्स रिफंड्स, AMT credit, Schedule D item, Form W801, etc. नेक्स्ट है स्पेशल रिक्वायरमेंट्स फॉरेन इनकम के रिलेटेड। इसके अंदर वर्ल्ड वाइड रूल्स चलते हैं, एफ बार फिनेंस 1.4 चलता है और फॉर्म 8938 थ्रेशोल्ड को हमको ध्यान रखना पड़ता है। ये सारे ही पॉइंट्स हम आने नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट है रिटर्न की ड्यू डेट। जनरली रिटर्न की ड्यू डेट 15 अप्रैल होती है, जो कि स्टैंडर्ड रिटर्न की डेट, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है। यह ड्यू डेट एक्सटेंड हो सकती है 2 मंथ्स। अगर रेगुलर ड्यू डेट के दिन अगर कोई पर्सन यूएस से बाहर रहता है या फिर पोर्टो रिको में रहता है फ्रॉम हिज मेन प्लेस ऑफ बिजनेस से, या पोस्ट ऑफ ड्यूटी की वजह से, या किसी ऑन ड्यूटी मिलिट्री सर्विस की वजह से, तो उस केस में उसको 2 मंथ्स का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसके लिए उसको एक फॉर्म फाइल करना पड़ता है, उसके बाद ही ये एक्सटेंशन एप्लीकेबल हो पाता है। इन सब चीज़ों को हम डिटेल में नेक्स्ट आने वाले चैप्टर में कवर करेंगे।